अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेड विदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ महाए दरख्शां बाय फातिमा लगारी का एपिसोड नंबर 29 लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। बाब चहर्रम, हरफ़े जां, सरीके गम, जो उतर के ज़ीने शाम से तेरे चश्मे तर में समा गए, वही जलते बुझते चिराग से मेरे बाम दौर को सजा गए। वो अजीब फूल से लफ्ज़ थे तेरे होंठ जिनसे महक उठे, मेरे दस्ते ख्वाब में दूर तक कोई बाग जैसे लगा गए। 15th November 2025. Dear diary, arms wrapped around me, his lips against my forehead, and the curse I had carried for so long that I destroyed everyone I love finally broke. Almira Sultan. It's just the way I treat her. My wife now sees herself as some Disney princess. Only her खाना। अस्पताल की ठिठुरती राहदारी सुनसुनाती सुनाई देती थी। राहदारी के इख्तिताम पर आहनी दरवाजे के पार जिंदगी और मौत की जंग छिड़ी थी। सुर्ख गाढ़ा खून तसलसल से बहता जा रहा था। स्कैल्पल हाथ में लिए डॉक्टर्स जख्म हुए जिस्म को तवज्जो से काटते थे। सर पर खड़े हुए एनेस्थियोलॉजिस्ट की गहरी नज़रें मॉनिटर की जख्मी वजूद की नाहमवार सांसों पर फिसलती। वह पलके भी ठेर कर झपकता। यहाँ ज़रा सी लापरवाही दिखाई, वहाँ जिंदगी उल्टे कदम दरवाजे से लौट जाती। मॉनिटर की बीप, दवा मांगता डॉक्टर, नर्स की पेशानी से फूटता पसीना, लहू होती सफ़ेद चादरें। दरवाजे के इस पार जिंदगी मुतहरिक थी, लड़ रही थी। दरवाजे के उस पार हेबत थी, इंतज़ार में सांस तक रोक रखी थी। अमर, भागते कदमों की आवाज़ राहदारी में गूंजी। बुझे बुझे खौफजदा चेहरे ने बेचैनी से उसे तका। अदीना ने कंधे पर हाथ रखकर उसमें जिंदगी टटोलना चाही। वो साकित रहा, सर झुकाए अपने खून आलूद हाथों को देखता गया। छिली हुई हथेलियाँ, उंगलियों की हड्डियों में बने जख्म, गोश्त में पेवस्त कांच के टुकड़े, हर शय अचल है। खान, शेरदिल ने उसे हिलाया। चौंक कर सर उठाया तो कत्थई आंखों से टपकती वहशत वहाँ खड़े हुए हर शख्स का दिल दहला गई थी। उसे हर चेहरा ख्वाब लगा, हर आवाज़ दिल मतला रही थी। अलमीरा कैसी है? क्या कहते हैं डॉक्टर्स? अदीना ने चादर में हाथों की लर्जिश छुपाई। अमर पल के चपकता हुआ उन्हें देखता गया। वो उसकी हालत देखकर रोने को हुई। अमर खान, वो आलम बदहवासी से होश में आया। ऑपरेशन थिएटर में है। अदीना खड़ी थी, वो बैठा था। एहसास होते ही फौरन खड़ा हो गया। उनके शाने पर हाथ रखकर उन्हें बैठने का इशारा किया। वो कल्ब से उसे देखती गई। सबसे नाला अमर शेरदिल का कंधा थपक आगे बढ़ गया। वो जहन्नुम के शरारों से तपिश में झुलसता अगबी बरामदा पार करके जीने उतर आया। फजर का सामने आसमान अंधेरा निकल रहा था। मुअज्जिन की सदा दिल पर वही बनकर नाजिल हो रही थी। जूते उतार कर मस्जिद के बर फर्श पर पाँव रखता बहते खून से लापरवाह वो अंदर बढ़ता चला गया। नमाजियों की सफ़ें बिछ चुकी थीं। रब अल बशर के नाम की तकबीर पढ़ी गई तो हर बशर बाक़याम हुआ। जिन्हें सफ़ों पर जगह न मिली वो एक फर्श पर खड़े हो गए। खड़े हुए से पीछे सजरेज अमर रब की नज़रों में आने को तड़पा था। जामनी आसमान हैरान, खनक हवा ठहर गई। फ़र्ज अदा करके नमाजी वापस जा रहे थे। जूते पहनते एक बार मुड़कर उसे ज़रूर देखते जिसका सजदा उनकी कुल नमाज से भी लंबा हो गया था। हथेली में खुपते कांच की परवाह थी, न मस्जिद का सहन खून आलूद करने की शर्मसारी। जो मांग रहा था वो मिलेगा तो जबी ज़मीन से अलग होगी। ऐसी जिद, खुदा से ऐसी जिद अमर। नहीं आया, माँ मरी, बेआबरू हुई, हराम हुआ, मरने लगा, कभी आपके दर पर नहीं आया। आप ले आए, मेरी जिद का बुत आपके खुदाई ने तोड़ दिया। मैं कमज़ोर, मैं बेबस, आप ताकत, आप कादिर, मेरे हाल पर रहम फरमाएं। वो जिसकी तकलीफ़ मुझे आपकी दर पर लाई है, उसकी ज़िंदगी मांगने आया हूँ अल्लाह। मेरी ज़बी ताउम्र सजदा रेज़ रहेगी, मेरी मीरा को मोहलत दे दे अल्लाह। जामनी आसमान से नीला रंग फूटने लगा। खनक हवा के थपेड़े चेहरों को लगते तो नाक बर्फ होती, रुखसार सुर्ख पड़ते। भटका हुआ बशर दर पर आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। अमर, ऐसी जो रात। हवा की खनकी जाइल हुई। बादलों के झमकट से निकलता सूरज चेबा जेबी हुआ। मैं खताकार हूँ, मैं गुनहगार,
آپ رحیم، آپ غفور، میری المیرا، اللہ، اللہ میری میرا۔ ہلکی سی سسکی کے ساتھ کئی آنسو ناک کی ہڈی سے پھسلے۔ محراب سے استادہ شخص کو اس پر رشک آیا۔ وہ اتنی دل جمی سے کسے مانگتا تھا؟ اس کا سجدہ اتنا طویل، ایسا تڑپا ہوا، بھٹکا ہوا بشر در پر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اللہ۔ آپ رحیم، آپ قادر، میں گنہگار، میں عاجز، میری المیرا اللہ۔ وہ کتنا ہی وقت خدا کو بتاتا رہا کہ بھٹکا ہوا بشر در پر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ عہد کرتا رہا جب بھی سجدہ ریز رہے گی بس جو مانگتا ہے وہ عطا کر دیا جائے۔ خان، بھاری مردانہ ہاتھ اس کی پشت پر ٹھہرا۔ شیر دل خدا کا قاصد بن کر آیا تھا۔ کیا اسے دھتکار دیا گیا تھا یا پناہ مل گئی تھی؟ ان کی جان خطرے سے باہر ہے۔ وہ آزمائش کے بعد کا انعام تھی، وہ امر کی دعا تھی، وہ خدا کی عطا کردہ تھی۔ بھٹکا ہوا بشر در پر آئے تو اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اللہ۔ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا گیا تھا، وہ مل گئی تھی۔ امر کو سب مل گیا تھا۔ سجدہ دعا کے بعد امر کا سجدہ شکر بھی طویل تھا، طویل ترین۔ غازی، کھلکھلاتا، چہکتا، گرم اونی کپڑوں میں غبارے جیسا پھولا ہوا، نہال کی طرف بھاگتا ہوا غازی۔ نہال باہیں پھیلائے ہوئے پنجوں کے بل نیچے بیٹھا۔ ماں کا ہاتھ چھڑوا کر غازی لپک کر اس سے جا لپٹا۔ نہال انکل، انکل کی جان کیسے ہو؟ انکل نے آپ کو بہت مس کیا۔ وہ دیوانہ وار غازی کے گال چومتا گیا۔ میرے لیے گفٹس لائے ہیں آپ؟ لاڈ سے پوچھنے پر نہال ہنس پڑا۔ بھائی غازی کے لیے گفٹس کیوں نہیں لاؤں گا؟ غازی تو اتنا پیارا بچہ ہے کہ ساری دنیا اس کے قدموں میں رکھ دی جائے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحے کے لیے، سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں، نہال کی گود میں نیہا کا بیٹا غازی نہیں، حنان کا بھائی غازی آ بیٹھا تھا۔ نہال گرم جوش مسکراہٹ مسکراتا گیا۔ غازان آنکھوں میں انوکھی چمک لیے ہوئے اسے دیکھا گیا۔ تم غازی سے ملنے آئے تھے؟ نیہا کی آواز پر متبسم نگاہیں ذرا فاصلے پر کھڑی لڑکی پر ٹکی۔ اس نے وہیں سے بچے کی طرف دونوں ہاتھ ہلائے۔ نیہا ہنس دی۔ اگلے لمحات میں وہ دونوں ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ غازی کو نہال نے اپنے ملازم کے ساتھ کھیلنے بھیج دیا تھا۔ آج اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہو تم؟ جب بھی کسی بچے کو اس کے ظالم ماں باپ سے نجات ملتی ہے میں ایسے ہی خوش ہوتا ہوں نیہا، دنیا بہت پرسکون لگتی ہے۔ نیہا کے ماتھے پر بل پڑے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ ایک لڑکی ہے، چائلڈ ایبیوز کی وکٹم ہے۔ آج کسی نے اس کی ماں کو مار دیا۔ میں اس لڑکی کے لیے خوش ہوں کہ اب وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی زندگی میں آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ سبز آنکھیں نیہا کے چہرے کا طواف کرتی تھیں، جن پر ایک رنگ آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا۔ یہ بھی تو ممکن ہے اسے اپنی ماں کے جانے سے بہت تکلیف ہو۔ نہیں ہوتی۔ ماں باپ جانوروں سے بدتر سلوک کریں تو ان کی موت پر راحت ملتی ہے، قید سے آزاد ہونے جیسا سکون۔ نیہا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سکون میں تھا اور خوش بھی۔ زندگی کے بدترین دنوں میں نہال نیہا کے لیے راحت بن کر آیا تھا۔ وہ چھت سے کود رہی تھی، نہال نے تھام لیا تھا، پھر اس نے ہی تھامے رکھا۔ ہمیشہ نہ صرف اسے اس کے اذیتناک ماضی سے نکالا بلکہ اسے ایک پرسکون زندگی کی طرف لایا۔ وہ 11 سالوں سے نہال کے ساتھ تھی اور ان 11 سالوں میں ایک بار اس نے نہال کی برہنہ پشت کے نشان دیکھے تھے۔ یادوں کے دریچوں میں ایک موہوم سا چہرہ ابھرا آیا۔ یتیم خانے کی عمارت سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے پیپل کے درخت پر چڑھتے ہوئے غازی کو دیکھا اور اس کی برہنہ پشت پر باپ کے صفاقی کے نشان۔ وہی غازی جس کی یاد میں نیہا نے یتیم خانے سے ایک بچہ گود لیا تھا اور نیہا نے اس کا نام غازی رکھا تھا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، آج کیسے یاد کیا؟ اس نے سر کے ساتھ غازی کی یاد کو بھی جھٹک دیا۔ بس آج دل چاہا تمہارے ساتھ کافی پینے کو، موسم اچھا ہے، ایبٹ آباد میں تو بارش ہو رہی تھی۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ اور تمہاری وہ لیلی، اس نے تمہیں اتنے اچھے موسم میں میرے پاس آنے دیا؟ نہال کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کیسی بھاری آواز والی دلکش ہنسی تھی، کاش اسے فرق پڑتا ہوتا۔ بڑی آس سے کہا، وہ ابھی تک اس SSP کے پیچھے ہیں؟ ہاں ابھی تک، اب تک شاید اس کا راستہ بھی صاف ہو چکا ہو۔ اس نے تمسخرانہ انداز میں سر جھٹکا۔ نیہا کچھ کہنے لگی تھی کہ نگاہ ان کی طرف بھاگ کر آتے ہوئے نہال کے ملازم پر پڑی۔ غازی اس کے بازوؤں میں جھول رہا تھا۔ غازی، وہ متحوش سا چیخی۔ دونوں کرسیاں دھکیلتے ہوئے اٹھ کر ملازم کی طرف لپکے۔ کھیلتے ہوئے حالت بگڑ گئی، انہیلر بھی دیا پھر بھی سانس نہیں لے رہا، ملازم نے سہمے ہوئے انداز میں اطلاع دی۔ نہال جلدی سے غازی کو اپنی گود میں لے کر باہر کی طرف بھاگا۔ نیہا بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ آن کی آن میں کئی گاڑیوں کے حصار میں رینج روور سڑک پر دھول اڑاتی ہوئی دور ہی دور جاتی گئی۔
डाइनिंग हॉल में बैठे हुए शायान ने अपना मोबाइल उठाया। उसकी नज़रें उस मेज़ पर थीं जहाँ थोड़ी देर कबल निहाल और नेहा बैठे थे। हॉस्पिटल जा रहे हैं दोनों, बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है। ये इत्तला अमर ने वसूल की थी और शायान की कॉल काटकर किसी को हुक्म जारी किया था। आज की तारीख में निहाल जहांगीर दारुल खलाफा से बाहर नहीं जाएगा। एबटाबाद और इस्लामाबाद के मुकाबले में पेशावर का मौसम कुछ गर्म सा था। 2 दिन कबल हुई बारिश की वजह से अब से दम घुटता था। नमी और लीस से दिल ऊब चुका था। रात के इस पहर भी हवा बिल्कुल बंद के एक पत्ता अपनी जगह से न हिलता। तारकोल बिछी हुई हमवार सड़कों पर 4 डालों के घेरे में सफ़ेद लैंड क्रूज प्राडो धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। 1.5 घंटे कबल इस्लामाबाद से निकले हुए इस काफिले की मंजिल मकसूद सफ़ेद महल था। जर्द व सफ़ेद रोशनियों में जगमगाते हुए सफ़ेद महल के ऊंचे आहानी दरवाजे लाताखिर उसके लिए खोल दिए गए। संगी रविश पर गाड़ियाँ रुकी तो डालों से मसला अफराद बोटों की धमक पैदा करते हुए उतरते गए। एक ने पराडो की पिछली निशिष्ट का दरवाज़ा खोला। सियाह खेड़ी में कैद पाँव रविश पर टिकाकर फिर वो दराज कद मर्द सीधा खड़ा हो गया। सफ़ेद रंग के कलफ लगे हुए कॉटन के सूट में वो जाजिब नज़र लगता था। बाल सलीके से सेट किए हुए, कलाई में चमकती हुई सिल्वर और सुनहरे रंग की इम्तिजाज की घड़ी, कुशादा पेशानी और चेहरा सपाट। अंदरूनी दरवाजे से निकलते खादिम खास ने उसके सामने खड़े होकर दोनों बाजू आगे बांधे सर को खम देकर सलाम किया। सरदार अमर खान। सरदार अमर खान उचटती निगाहें उस पर डालकर आगे बढ़ गए थे। खादिम उसके पीछे चला आया। अंदरूनी दरवाज़ा अबूर करके वो नपेतुले कदम उठाता महल के वसी बैठक में आया था। आप तशरीफ़ फरमाए साहब, बस आ रहे हैं। सर झुकाए अदब से कहकर खादिम उल्टे कदमों पीछे हटा। दरवाजे के करीब पहुंचते ही पलट गया। उसके जाने के 2 मिनट बाद सोफों के आगे कांच की मेज मशरूब और लवाजमात जियाफत से भर गई थी। सोफे के हत्थे पर हाथ रखे हुए वो लाताल्लुक से बैठा रहा। टांग पर टांग चढ़ाए बेतासुर निगाहों से दीवार पर लगी हुई पेंटिंग को तके गया। सर पर दुपट्टा टिकाए हुए एक मुलाजमा अंदर आई। पंजों के बल नीचे बैठकर मेज पर चाय रखने लगी। उसने उसी लाताल्लुकी का मुजाहरा करते हुए टांग पर चढ़ी हुई टांग उतार दी। केड़ी में कैद पैर सफ़ेद टाइलों के फर्श पर टिक गए। सरदार साहब। पुरतपाक आवाज़ पर वह उठ खड़ा हुआ। बादामी रंग के सूट में मलबूस शख्स ने करीब आकर गर्मजोशी से मुसाफा किया। 60 का हिंसा अबूर करता हुआ वो शख्स अफरासियाब खान था, खैबर पख्तूनख्वा का MPA। आज कैसे हमारे गरीब खाने को अपनी आमद का शर्फ बख्शा। वो अमर के मुकाबले सोफे पर बैठ गया। नमली मीरा से आपको कितने वोट मिलते हैं अफरासियाब खान। लगी लिपटी के बगैर वो सीधा मुद्दे पर आया। उसकी बेतासुर आंखें, सपाट चेहरा अफरासियाब के होठों से मुस्कुराहट समेट गया। जितने लोगों के तुम सरदार हो। वह सवाल का मकसद समझ न आने पर उलझन का शिकार हुआ। और एबटाबाद से 50%। मैं उस 50% को 90% कर दूंगा। महजूज नज़रों से उसे देखते हैं अफरासियाब ने टेक लगा ली। क्या चाहते हो। कई सूबों में जॉइंट ऑपरेशन चाहता हूँ जिसके लिए आपके असर रसूख की ज़रूरत है। उसका जहन तेजी से जमा तफरीक कर रहा था। चेहरे पर इत्मीनान था, अंदाज में जल्दबाजी की ज़रा झलक ना थी। कैसा ऑपरेशन। जांचती निगाहें उसके चेहरे पर टिकी। ग्वादर, कराची बंदरगाह, तूर खम बॉर्डर, तरबत पख्सजोर के अतराफ, लियारी और सहराब गोट के मुतालिक टिप मौसूल हुई है। वक्त, अफराद की गिनती, हथियार के मुतालिक कोई यकीनी बात नहीं की जा सकती, मगर रास्तों की खबर फराहम की जाएगी। इलाकाई पुलिस, रेंजर्स और इंसाद मंशियात फोर्सेस बैक वक्त हरकत में आए तो हर मकाम से बड़े पैमाने पर असले और मंशियात की गैरकानूनी स्मगलिंग को रोका जा सकता है। रासियाब इस्तजाब से उसे तके गए। वो एक लम्हे में सारे मुल्क में हमाहमी मचाने का कहते हुए इतना पुरसुकून कैसे था। और मैं ऐसा क्यों करूँगा। गवादर, कराची मेरे इलाके में नहीं है अमर खान। क्योंकि आपको आवाम से तारीफ समेटने का खबत है। आप टैक्स ख़त्म कर सकते हैं, नहीं महंगाई कम कर सकते हैं, ताहम गैर कानूनी पैसा और आवाम के रगों में उतारा जाने वाला जहर ज़रूर पकड़ सकते हैं। तुम अपना नाम फ्रंट लाइन पर नहीं चाहते। मैं ज़रा मसरूफ़ सा आदमी हूँ, शोहरत से दूर भागता हूँ। अफरासियाब इतने सफारती जवाब पर तमस्खराना मुस्कुराहट मुस्कुराया। ठीक है, मालूमात कौन फराहम करेगा। आपको जल्द अज जल्द तफसीलात मिल जाएंगी। फैसला कौन अंदाज में हाथ सोफे के हत्थे पर मारकर वो उठा। वादा खिलाफी की सूरत में सरकार की नौकरी और सरदारी दोनों से जाओगे अमर। खेड़ी में कैद पांव दरवाजे के पास रुक गए। उसने सर्द निगाहें सफ़ेद महल के तवील राहदारी पर डाली। मैं अपना सब दाव पर लगा चुका हूँ अफरासियाब खान।
लहजे के सर्दपन और सख्ती ने कई पल बैठक के माहौल में तनाव पैदा किए रखा। वो जा चुका, आने दरवाजा खुला और डालों के हिसार में लैंड क्रूज फराटे भरती हुई रनवे पर दौड़ती गई। शाही सोफे पर बैठे अफरासियाब का खादिम खास उसके सामने हाथ बांधे हुए सर झुकाए खड़ा था। अमर खान की बीवी पर कातलाना हमला हुआ है, बात दबा दी गई है। कोहनियां घुटनों पर टिकाते हुए आगे को होकर बैठे अफरासियाब ने ओह के अंदाज में लब सिकोड़े थे। पख्तून खून है, लोग घर की औरतों पर आएंगे तो अमर खान लाशें गिराए बिना रुकेगा नहीं। हिच उठाती नजरों से चाय से भरे हुए कप को तकते वो सर झटक गया। उसी रात के आखिरी पहर में वो एबटाबाद के डीपीओ ऑफिस के तफ्तीशी कमरे में आमने सामने बैठे थे। अमर की करख्त नजरें उसके चेहरे का तवाफ करती थी, जो बंद मुट्ठी पर थोड़ी टिकाए कोहनी मेज पर रखे हुए फुर्सत से उसे देख रही थी। कमरे में जलते हुए वाहिद बल्ब की धीमी रोशनी में अमर के चेहरे पर गेज व गजब की परछाई बेहद वाज़ेह थी। किरण के पास क्या कर रही थी तुम? वो पिछले 48 घंटों से लॉकअप में थी। कानूनन उसे अदम सबूत की वजह से 24 घंटों के अंदर अंदर रिहाई मिल जाना चाहिए थी, लेकिन यहाँ रहना उसकी अपनी मर्जी थी। उसे हादसे के बाद के अमर को देखना था, बीवी के गम में उसे बिखरा हुआ होना चाहिए था, मगर यहाँ तो वही सख्ती और कहर था चेहरे पर। गाजान की वजह से गई थी। आप हेड सेवर्स के सर्विसेज के बारे में जानते हैं? किरण के लिए भी ऐसी ही एक सर्विस मांगी गई थी। खुद वहाँ जाने की वजह यह है कि मैं गाजान से मिलना चाहती थी। मुझे देखना था कि वो कौन है जो इतने महीनों से आपको ख्वार कर रहा है। इंजेक्शन में जहर क्यों नहीं था? क्योंकि मैं किसी का कत्ल अपने सर नहीं लेना चाहती। यानी अपने किसी एम्प्लॉय से मरवाने का इरादा था? आपको हेड सेवर्स की हर गैरकानूनी सरगर्मी का इल्म है एसएसपी साहब। फर्क बस ये है कि इस बार आपके लोगों पर हाथ डाला गया है। लीली जमान अख्तर, जोर देकर उसका नाम अदा करते हुए उसकी आंखों में झांका। हेड सेवर्स की हर गैरकानूनी सरगर्मी पर खामोश रहने की पहली शर्त यही थी कि मेरे लोग तुम्हारी शर्त से महफूज रहेंगे। मुआहदे की खिलाफ अर्जी तुम्हारी तरफ से हुई है, मुझसे किसी रहम की उम्मीद मत रखना। निहाल को इल्म नहीं था कि वो दरख्वास्त अलमीरा के लिए थी। मुझे जैसे ही मालूम हुआ मैंने निहाल को बता दिया था, और फिर शायद निहाल ने ही आपको सूरत हाल से बाखबर किया था। आप सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से हमारी बरसों। छोटी सी गलती? वो कुर्सी धकेल कर खड़ा हुआ। वो जो बिना आहट के चलता था, अब उसके भारी बूटों की चाप लिली की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा गई थी। बाएं हाथ में कलम पकड़े हुए दायां पैंट की जेब में डाले वो लिली के सामने मेज से टेक लगाकर खड़ा था। निहाल बच्चा है जो उसे इल्म नहीं कि जिस गाड़ी की उसने ब्रेक फेल करवाए हैं वो मेरी गाड़ी थी, या मैं गधा हूँ जो तुम लोगों की बात का यकीन करके इस छोटी सी गलती को कता नजर कर दूंगा। लिली की खौफजदा निगाहें अमर के चेहरे से फिसलती हुई उसके हाथ पर टिकी। वो कलम से मेज पर कुछ लिख रहा था। 12 घंटों बाद की तारीख। मुझसे भी एक छोटी सी गलती हो गई है लिली। क्या किया है आपने? बहुत सा थूक हलक से नीचे उतारा। अमर ने आंख के इशारे से तारीख की तरफ तवज्जो दिलाई। कलम मेज पर फेंक कर वो आगे बढ़ गया। आप मुझे यहाँ नहीं रख सकते। तुम्हारे बाप की कॉल आई थी, मैंने उनकी तसल्ली करवा दी है कि तुम यहाँ हमारी मेहमान हो। वो कुर्सी धकेलती अमर के पीछे लपकी। उसके दरवाजे तक पहुंचने से कबल अमर जा चुका था। उसने दोनों हाथों से बंद दरवाजे को पीट डाला। अमर, 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 आप कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अमर, निहाल आपको मार देगा। अमर, अमर, जज्बाती मत हो, आप निहाल को नहीं जानते। लीली की आवाज़ दरवाजे के नीचे हल्की सी जगह से अपना रास्ता बनाती हुई डीपीओ ऑफिस की तवील राहदारी में गूंजने लगी। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो कठोर चेहरा लिए आगे ही आगे बढ़ता चला गया था। राहदारी के मोड़ पर अली यार भी उसके हमकदम हुआ। ऑपरेशन शुरू हो चुका है। निहाल वापस आ गया है? नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? अमर को अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए देखकर अली यार ने अपने उठते हुए कदम रोक लिए। जनाजे पर। अली यार पीछे रह गया। अमर के करीब आते ही खावर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। वो निशिष्ट पर बैठा तो खावर ने दरवाज़ा बंद करके ड्राइविंग सीट संभाली। कहाँ जाना है खान? चच्ची के जनाजे पर। उसने सर सीट पर टिका लिया। खावर ने अचंभे से रिव्यू मिरर से उसकी झलक देखी। आप जाएंगे खान? वो हिचकिचाया। मेरा जाना लाजिम है खावर। खावर ने बगैर किसी दूसरी बात के गाड़ी सड़क पर डाल दी थी। अमर गर्दन घुमाए हुए एबटाबाद की सड़कों को देखने लगा। एबटाबाद पहुंचते ही उसे चच्ची की मौत की खबर मिली थी। कोई रहसन घर में घुस आया था। एक ही गोली मारी जो सर के आर पार हो गई थी। कत्ल की तफसील जारी थी। ठंडी सांस भरते अमर ने कभी ख्वाब व ख्याल में भी तसव्वुर नहीं किया था कि चच्ची मर भी सकती थी। शहरियार नहीं मरते थे। उसे लगा चच्ची भी हमेशा अलमीरा पर मुसल्लत रहेंगी।
जुल्म कब मिटता है? अमर ने तो किसी जुल्म को खत्म होते हुए नहीं देखा था। उसे लगा चच्ची भी जिंदा रहेंगी। चच्ची की तरफ अमर के बहुत से हिसाब निकलते थे। उसे उनकी जिंदगी में कयामत लानी थी, उनकी गर्दन दबोचकर सांसें उखाड़ना थी। मगर मीरा की माँ थी वो। हर बार कहता था लिहाज नहीं करेगा, मगर उनके जाने के बाद कभी पलटकर वार नहीं किया, क्योंकि मीरा की माँ थी वो। कहता था इंतकाम परस्त आदमी हूँ, दुश्मन के जनाजे पर शरीक होना गुनाह समझता हूँ, मगर चच्ची के जनाजे को कंधा दे रहा था, क्योंकि मीरा की माँ थी वो जो दुआ करना भूल गया था। मीरा की जिंदगी के बाद उसकी माँ की मगफिरत की दुआ कर रहा था। जुल्म अपने साथ अंधेरा लाता है। अमर ने कभी उस अंधेरे को अपना दिल तीरों तार नहीं करने दिया था। इंतकाम की आग बुरी नहीं थी, क्योंकि अमर ने कभी उस आग को इतना ना भड़कने दिया था जितनी वो संभाल ना पाए। अमर अच्छों में बुरा था और बुरों में सबसे अच्छा। ओह, अमर खान। गाजी की तबीयत संभल गई थी, मगर नेहा उस कदर परेशान थी कि निहाल ने वापसी का इरादा तर्क करके वो रात इस्लामाबाद में ही गुजारी थी। वो रात जो जब जामनी सी होकर ख़त्म हो रही थी, तो अमर ताबूत पर आखिरी कील ठोकने के लिए कमिश्नर के घर बैठा था। उसने कुछ कहा ना, यहाँ वहाँ की बातें की, बस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट कमिश्नर को थमा दी। फजर की आजानों के बाद हर टीवी चैनल पर सुर्ख पट्टी पर मुख्तलिफ मकाम पर शुरू हुए जॉइंट ऑपरेशन की खबरें दोहराई जा रही थी। वो ऑपरेशन जिसकी खबर सुनकर निहाल का एबटाबाद आना लाजिम हो गया था, और जिसके साथ ही लीली को रिहाई मिल गई थी। हेड सेवर्स की सीईओ के ऑफिस में खड़ा निहाल मोबाइल कान से लगाए हुए गुस्से से तेज तेज कुछ बोलता जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ सोफे पर लीली सर हाथों में दिए हुए बैठी थी। अमर ने गलत किया था, अमर को ये नहीं करना चाहिए था। उसका दिमाग पिछले आधे घंटे से बस इन्हीं दो फिक्रों पर अटक कर रह गया था। खुदा गारत करे उन लोगों को, एक ही रात में हर रास्ते का इल्म कैसे हो गया। मोबाइल पटक कर उसने दोनों हाथ गोलों पर रखे। लीली ने सर उठाया। कैसे मालूम हो सकता था? कौन बता सकता था? अमर रेकलेस नहीं है। नार्को आर्म्स कार्टेल के साथ कभी नहीं उलझना चाहिए। सर नफी में हिलाते हुए उसने टाई की नोक ढीली की। तुमने उसकी बीवी पर हमला करवाया है। लीली दबा दबा सा गुर्राई। मैं उसकी बीवी को मरवा भी दूं, अमर तब भी उनसे टकराने की गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। लीली, उसकी आवाज़ ऊंची हुई। लीली दांत पीसती उठी, सीने पर हाथ बांधे उसके मुकाबिल आ खड़ी हुई। और हम उनकी सप्लाई को पुलिस के हाथ लगना अफोर्ड नहीं कर सकते। 6 माह के अरसे में जो सामान तैयार हुआ था, अमर ने 6 घंटों के अंदर अंदर उसे गायब करवा दिया है। एबटाबाद के थाने में घुसकर जोहेब को मरवाना आसान था। निहाल जहांगीर, मुल्क में जगह जगह पुलिस की हत्थे चढ़े हुए ड्रग्स की बू भी नहीं सूंघ पाएंगे हम। मान लो कि तुमने अलमीरा पर हाथ डालकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उस लड़की को मरना है, आज नहीं तो कल वो मरेगी, और मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिली, अगर मुझे मालूम हुआ कि अमर को टिप तुमने दी है। उंगली उठाकर खबरदार किया। तुम उस पर शक कर रहे हो? आंखें तहिर से फैली। अपनी मोहब्बत के लिए कितना गिर सकती हो तुम, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे इल्म में लाए बगैर तुम अमर को मारने चली थी। तुम अमर को टिप दे सकती हो। वो इस कदर खूंखार नजरों से उसे तक रहा था कि लीली को अपना हलक खुश्क होता हुआ महसूस हुआ। सब्ज आंखें जिनमें अनोखी चमक होती थी, आज बस उसमें जहो जलाल था। अपने बाप से कहो किसी भी तरह ये ऑपरेशन रुकवाए, वरना अमर की लाश भी सलामत नहीं छोड़ूंगा मैं। उनसे पहले मैं उसे गोलियों से छलनी कर दूंगा। कहर आलूद निगाह उस पर डालकर वो स्टैंड पर लटकता हुआ अपना सियाह ब्लेजर झपट कर बाहर की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा ठा की आवाज से बंद हुआ तो साकित खड़ी हुई लीली अपनी जगह से उछली। उसे डर था निहाल वाकई अमर को मार देगा। उसने निहाल को लोगों को मारते हुए देखा था, वो अब अमर को भी मरता हुआ देख रही थी। हादसे का सुनकर उन दोनों का ख्याल था कि ज्यादा से ज्यादा अमर हेडक्वार्टर पर छापा मारेगा। अमर का जवाब दोनों की सोच से ज्यादा कारी था। इमारत की तरफ जाती कुशादा सड़क पर कतार में रुकती हुई सियाह गाड़ियां हेड सेवर्स के लिए दुनिया तंग करने का ऐलान करती थी। कार्टेल अपने नए दुश्मन से भी लड़ लेंगे, फिलहाल इस गद्दार की गर्दन दबोचना थी। सियाह भारी बूटों की गूंज के साथ वो मसला अफराद अंदर आए थे। सारे काम छोड़कर कानों में लगे हुए आले ऑन करते हुए गार्ड्स इमारत के दाखिली दरवाजे की जानिब जमा होने लगे। सियाह फॉर्मल सूट, कसकर बांधी गई टाई, हाथों में पिस्तौलें लिए हुए वो कतार की सूरत में आने वालों के आगे इंसानी दीवार बन गए। उनके मुकाबिल फौलादी जिस्मों वाले थक गए थे। रास कद, चौड़े सीने, आहनी हाथ। सांस लेते थे तो फिजा में तनाव महसूस होता। हाथों को घुमाते, उंगलियों के कड़ाके निकालते वो मरने मारने को तैयार थे। अपने चेयरमैन को बुलाओ। गार्ड्स मुजस्सिम रहे, गर्दनें सीधी करके बिल्कुल चौकस। बड़े मुंह वाले आदमी ने तमस्खराना निगाह उन पर डालकर सर झटका। उसे उन दुबले पतले गार्ड्स पर तरस आया था। उन जैसे तो उनका एक बंदा गिरा देता था,
वो उन्हें अपने साथियों के रहम और करम पर छोड़ता हुआ एक कदम पीछे हट गया। उसके साथी आगे बढ़े। गार्ड्स हरकत में आए। दोनों तरफीन के माबेन घमसान की टक्कर हुई थी। हड्डियां चटकने की, मुक्के मारने की आवाज़ गूंजी। किसी का जबड़ा टूटा, किसी की नाक से खून बहकर फर्श पर दागदार करता गया। एक ने दूसरे के घुटने पर जरब मारी, तीसरे ने गर्दन दबोची, चौथे ने उठाकर पटक दिया। पीछे खड़ा आदमी अस्तराब का शिकार हुआ। उसके साथी मिट्टी के ढेर की तरह इधर उधर गिर रहे थे, जिसमें जमीन पर गिरते तो धपसी पैदा होती थी। सरारी कैफियत में मुंह घुमाता हुआ वो अपने आखिरी आदमी को गिरते हुए देख रहा था। गार्ड्स वापस कतार में खड़े अपनी जगह संभाल चुके थे। छिली हुई हथेलियां, फटे हुए होठ, सूजी हुई आंखें, नाक से बहता खून। उसकी नजरें सबके चेहरों से होती हुई सतून के साथ कंधा लगाकर खड़े हुए निहाल जहांगीर पर टिकी। सफ़ेद ड्रेस शर्ट, स्याह पैंट और पैनी लोफर्स। लबों को गोल करके उसने सीटी बजाई थी। आंखों में उस शख्स के लिए ढटोल उतर आया। महसूद भूल गया है कि उसे तहफ़्फ़ुज़ मैं फराहम करता हूँ। जो लोग तुम्हारी हड्डियाँ टूटने से बचाते हैं, अब उन्हें ही ज़दोकोप करने की ज़रूरत दिखाओगे? सतून से लगा कंधा हट गया। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो फर्श पर ढेर सांस लेती हुई लाशों से अपने चमकते हुए बूटों को बचाता महसूद के आदमी के सर पर पहुंचा। तुमने सिर्फ हमारा नहीं, 4 और डीलर्स का नुकसान किया है। पुलिस ने जितना सामान छीना है सब तुम्हारे हलक से निकाल लेंगे। वो गुर्राया। नुकसान की भरपाई मैं कर दूंगा, लेकिन अगर आइंदा यहाँ आकर खून बहाने का सोचा भी तो महसूद के लिए दुनिया तंग पड़ जाएगी। सब्ज आंखों वाले मर्द का फिशारे खून बुलंद था। तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? हम 1000 का मुकाबला तुम अकेले कर लोगे? डीलर्स अब कभी तुम पर एतमाद नहीं करेंगे निहाल जहांगीर। तुम सेकंड के 1000वें हिस्से में निहाल ने पीछे खड़े हुए गार्ड की बेल्ट में उलझी हुई पिस्तौल झपट कर लोड की और उस आदमी के कंधे पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। वो आदमी दर्द से चीखता घुटनों के बल जमीन पर गिरा। एक और लफ्ज कहने से पहले अपने कफन दफन का इंतजाम कर लेना। तुम जैसे लोग औकात भूलकर मेरे पास आते अपने पैरों पर हो। जाने के लिए 4 कंधे दरकार होते हैं। वो शख्स कंधे पर हाथ रखे हुए सुरखमाया को बहने से रोकने की कोशिश करता दर्द से तड़प रहा था। जाओ, कह दो अपने मालकन से मुझे अपनी राह का पत्थर समझकर हटाने की कोशिश मत करें। जो सर बचा सकता है उसे सर काटना भी खूब आता है। यहाँ वहाँ गिरे ठग उस जख्मी आदमी को उठाते पीछे हटने लगे। पिस्तौल के रुख पर अब सतून के साथ खड़ी हुई लीली थी। छापे रुक गई लीली? भारी आवाज से तज़हीक झलकी। बाबा कोशिश कर रहे हैं, मगर अमर ने पिस्तौल जिसके हाथ में दी है उसकी गर्दन तक पहुंचना नामुमकिन है। तुरखम बॉर्डर से रेंजर्स ने मसलह गाड़ियों को हिरासत में ले लिया है। वो हंस पड़ा, झल्लाकर पिस्तौल वाला हाथ को कूल्हों पर रखा। खुदा जलील तरीन मौत मारे उसे, चंद घंटों में बरसों के ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं। फिर वो गार्ड्स की तरफ मुड़ा, उसे पहरा बढ़ाने का कहकर पिस्तौल पर गिरफ्त सख्त किए पलट गया। लिली ने सुकून की सांस अंदर ली तो बाहर नहीं निकल पाई। उसने अमर को देखा। पुलिस वर्दी में मलबूस अमर के जूते की नोक निहाल से 5 कदम पीछे सफ़ेद फर्श पर रुकी थी। वो कठोर निगाह से निहाल की पुष्ट को तकता था, जो अपने पीछे कई भारी बूटों की आवाज़ सुनकर ठहर गया। निहाल पिस्तौल हाथ में लिए हुए घूमा। लिली तेजी से दोनों के बीच में आई थी। आन की आन में कई पुलिस एहलकार पिस्तौलें ताने हुए अमर के दाएं बाएं खड़े हो गए। आलियात भी वही था, अमर से एक कदम आगे, उसके लिए जान देने को तैयार। सामने से हटो लिली, निहाल ने तहम्मुल से कहा। लिली सरनफी में हिलाते हुए वहीं जमी खड़ी रही। इस बज्जात के सामने से हटो लिली जमान अख्तर। उसकी दहाड़ हेड सेवर्स की इतनी ऊंची इमारत में गूंज कर रह गई। कई आंसू लिली की आंखों से गिरते गए। निहाल के अंदर जो बेरहम अंडरबॉस छिपा बैठा था उसे बहुत करीब से देख रखा था लिली ने। वो अमर के आगे से कैसे हट सकती थी, जबकि जानती थी वो जो थाने में घुसकर जोहेब को मरवा सकता है, वो यहीं खड़े खड़े सारे सिपाहियों समेत अमर को भी मार देगा। वो अदालत से भी बच जाएगा, कानून के हाथ उसकी गर्दन से दूर रहेंगे, लेकिन अमर अमर कैसे बचेगा? निहाल जहांगीर, आपको असगर खटक के कत्ल के मुकदमे में पुलिस की तहवील में लिया जा रहा है। आपके पास खामोश रहने का हक है। अब से आपकी कोई भी बात अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। आप अपने वकील और अहले खाना को भी इतला दे सकते हैं। लिली ने फटी फटी आंखों से निहाल को देखा। कमिश्नर के बेटे का कातिल निहाल था? निहाल ने इस्तज़ाइया हंसी हंसते हुए पिस्तौल की नाल से अपना माथा खुजाया। अमर जानता था? अमर ने इत्मीनान से अपने अकब में कई कदमों की चाप सुनी थी। खैबर पख्तूनख्वा में अमर को आर्म्स कार्टर का चेहरा जमान दुर्रानी अपने आदमियों के हमरा खड़ा सुलगती नजरों से निहाल को तकता था। सब्ज आंखों की चमक धीरे धीरे सलब होती गई। हेड सेवर्स कार्टर का वाइट कॉलर है। वो अपनी तमाम गैर कानूनी स्मगलिंग को
उनके फराहम करदा रास्तों से कानूनी शक्ल देते हैं, लेकिन अगर चंद घंटों में ही हेड सेवर्स के साथ किए हर मुआहदे में नुकसान उठाना पड़े तो खैबर पख्तूनख्वा में कार्टल का नायब जमान दुरानी निहाल के किले को मसमार करके रख देगा। छोटे मोटे ड्रग्स डीलर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस उसे गिरफ्तार कर भी ले तो वो 2 दिन भी जेल में नहीं टिकेगा, लेकिन अगर जमान दुरानी ने पिस्तौल उठा ली तो निहाल जहांगीर की मौत यकीनी है। निहाल गाजान के केस का अहम पहलू है, हम उसका मरना अफोर्ड नहीं कर सकते सर। अलियार उलझा। हम उसे अपना मेहमान बनाएंगे। निहाल कानून को बाईपास कर सकता है, लेकिन वो कार्टेल से नहीं बच सकता जिनके लिए वो काम करता है। ये लोग जरा से भी नुकसान के एवज भी जान मांगते हैं। हमें ऐसे हालात बनाने होंगे कि जब मैं निहाल को गिरफ्तार करने जाऊं तो उसके पास मेरे साथ आने के अलावा कोई चारा ना हो, क्योंकि दूसरी तरफ दुर्रानी उसके खून का प्यासा बना होगा। तो ये गेम खेल रहे थे तुम? वो हंस पड़ा। हंसते हुए सर झटकता गया। अलियार हथकड़ी लेकर निहाल की तरफ बढ़ा। महजूज नजरों से अमर को देखते हुए निहाल ने हाथ आगे कर दिए। अलियार ने उसे हथकड़ी लगा दी। इस बार तुम जीते। अमर के बराबर से गुजरते हुए वो कह गया था। अमर ने एक तायराना निगाह इर्द गिर्द खड़े हुए गार्ड पर डाली, फिर ये निगाह लिली पर ठहर गई। उसके आंसू आंखों में खुश्क हो चुके थे। आइंदा कभी मेरे आगे मत खड़ी होना। हम पठान लोग हैं लिली, औरत के ढाल बनते हैं, उसे ढाल बनाते नहीं हैं। वार्न करती निगाहें थी उसकी। फिर वो मजीद कुछ कहे सुने बिना ही पलट गया था। वही तफ्तीशी कमरा जहाँ कल लिली बैठी थी, आज लिली की जगह निहाल ने संभाली थी। हथकड़ी लगे हाथों पर माथा टिकाए हुए वो जमा तफरीक कर रहा था कि उससे कहाँ गलती हुई थी। मामलात बिगड़ गए थे तो संभाले कैसे जा सकते थे। वो इतनी आसानी से अमर को खुद पर हावी होने की इजाज़त नहीं दे सकता था। और निहाल जहांगीर था, बिना किसी हिचकिचाहट के जान ले लेता था। वो अमर को अपनी जान नहीं लेने देगा। कमरे का दरवाज़ा खुलने पर बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। कोई बिना आहट के चलता हुआ उसके सामने आ बैठा था। निहाल ने ज़रा की ज़रा निगाह उठाकर उसे देखा, फिर ठंडी सांस भरते हुए कुर्सी से टेक लगा ली। जांचती निगाहें अमर पर टिकी, जिसका चेहरा कद्र सपाट था। दोनों के दरमियान लकड़ी की मेज़ थी, जिस पर एक नोटपैड, कलम और एक लैपटॉप रखा था। निहाल जहांगीर, उम्र 38 साल, पेशे के सेशन कोर्ट के जज और हेड सेवर्स के साबका CEO। वो धीमी आवाज़ में निहाल के कवायद पढ़ रहा था। निहाल ने कुफत से गर्दन पीछे को गिराई। असगर खटक को कत्ल करने की वजह? ही वॉज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। उसने जवाब नहीं दिया, मगर ऐसी ही नज़रों से अमर को देखा। मकतूल के नाखूनों से जो DNA मिला है वो तुम्हारे DNA से मैच हो गया है। इनकार की गुंजाइश नहीं है, वजह बताओ। वर्दी में मलबूस उजला उजला सा चेहरा जिस पर बेरहमी पंजे गाड़े बैठी थी। अमर बिल्कुल मोहताज सा होकर बैठा था। दूसरी तरफ सफ़ेद ड्रेस शर्ट के बाजू फोल्ड किए, गिरेबान के 2 बटन खोले, कुर्सी से टेक लगाए, टांगे फैलाकर बैठे निहाल के हर अंदाज से बेजारियाँ झलकती थी। वो ज़रा हरकत करता तो हथकड़ी आवाज़ करती। असल नुक्ते पर आओ। हम दोनों जानते हैं मैं अस्कर के कत्ल की वजह से यहाँ नहीं हूँ। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक तुम्हारा और अस्कर का कोई झगड़ा नहीं था। कमिश्नर के साथ भी कोई अनबन नहीं थी। तो कत्ल की वजह? अमर असर लिए बिना अपने सवाल पर कायम रहा। निहाल ने आंखें मीच कर सर हाथों में गिराया। कत्ल अलमीरा सुल्तान के साथ हुए हादसे के बाद हुआ था। क्या तुम्हें उस हादसे ने ट्रिगर किया था? निहाल ने सर उठाया। अलमीरा सुल्तान के जिक्र पर भी अमर के चेहरे के तासुरात नरम हुए, न आंखों से झलकता हुआ सर्दपन ज़ाइल हुआ। तुम अपनी बीवी की वजह से कर रहे हो ना ये सब? मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो दरख्वास्त तुम्हारी बीवी के लिए थी, वरना मैं कभी भी। क्या तुम्हें हरेसमेंट जैसे केसेस ट्रिगर करते हैं? क्योंकि अगर कोई और झगड़ा था तो तुम अपने किसी क्लोन को भेज सकते थे। खून अपने हाथ क्यों लिया? अमर, मैं कह रहा हूँ मुझे अंदाज़ा नहीं था। इनमें हज़ारों लोग सर्विस मांगते हैं, हर एक को मैं मॉनिटर नहीं करता। मेरी कंपनी में 700 लोग मुलाजमत करते हैं। उन 700 में से 7 को भी मालूम नहीं था कि वो लड़की तुम्हारी बीवी थी। आवाज़ तीखी हुई थी, सब्ज आंखों में गुस्से की झलक नजर आई थी। अब उन 700 के अलावा सारी दुनिया को पता चल गया है कि वो लड़की मेरी बीवी है। उस पर हाथ डालने वालों की गर्दनें सलामत नहीं रहेंगी। तना हुआ चेहरा, मुश्तिल निगाहें। खुद को कैसे बचाओगे? जो सामान तुमने सरकार को तोहफे में दिया है उसके लिए ड्रग्स माफिया तुम्हें नोच खाएंगे। छोटे मोटे ड्रग्स डीलर को मैं देख लूंगा। दुरानी से निपटना आसान नहीं है अमर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम कहाँ हाथ डाल चुके हो। दोनों हाथ बाहम मिलाए हुए कोहनिया मेज पर टिकाए हुए वो आगे को हुआ। दुरानी से सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी डरना चाहिए। वो अपना इंतकाम बहुत शिद्दत से लेता है। इंतकाम में बस खून मांगता है। तुम्हारी पुष्ट पर जो सियासी हाथ है वो भी काटने का अहल है वो। तुम इस वक्त अपनी फिक्र करो।
मेरे मामलात मैं खुद हैंडल कर लूँगा। एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जेल तो तुम जाओगे निहाल जहांगीर। तुम हमेशा से इतने रेकलेस थे? निहाल जिच हुआ। तुम हमेशा से इतने कमीने थे? ताक कर पूछा गया। निहाल बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ कुर्सी से टेक लगा गया। मदावा मुमकिन है? नहीं, मैं दूसरा मौका देने का कायल हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बीवी से दूर रहना चाहिए था। वो अब मेज पर रखे हुए पेन की नोक को अंगूठे की जिल्द पर महसूस कर रहा था। नोक गैर मामूली हद तक तीखी थी। यानी तुमने फैसला कर लिया है कि सालों कंधे से कंधा मिलाकर हम जिस मकाम तक पहुंचे हैं, तुम उसे अपने हाथों से बर्बाद कर दोगे। जो लोग इस वक्त तुम्हारी पुष्ट थपक रहे हैं, उनके हाथों में कल तेज धार खंजर होंगे अमर। खंजर तो तुम्हारे हाथ में भी था। वो कुर्सी धकेल कर खड़ा हुआ, कलम हाथ में लिए नपे तुले कदम उठाता हुआ वो निहाल के करीब आ रहा था। लोग कहते हैं अमर खान ने दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं। मुझे लगता है कि हर दूसरा शख्स मेरी आंखों में अपना जवाल देख लेता है, तभी दुश्मनी पर उतर आता है, जैसे तुम। कलम की नोक को गहरी नजरों से देखता वो दोनों हाथ में इस पर रखकर निहाल की तरफ झुका, आंखें उसकी आंखों में गाड़ी। मेरी बीवी बहुत तकलीफ में थी निहाल जहांगीर, उसकी हर सिसकी एक एक आंसू का हिसाब दोगे तुम। उसका हाथ उठा और कलम की नोक निहाल के हाथ में धंसती गई थी। खाल उधड़ने के बाद गोश्त फटा तो खून बहने लगा। निहाल ने तेजी से दूसरे हाथ से खून रोकने की कोशिश की। मैं इसे ऐलाने जंग समझूंगा अमर खान। दरवाजा खोलते हुए उसने निहाल की चिंगारती हुई आवाज सुनी थी। वो चला गया। निहाल खून रोकने की कोशिश करता सख्त तेज में आकर मेज को लात मारकर गिरा चुका था। उसका बस नहीं चलता था वो अमर को 6 फुट नीचे दफना दे। अलमीरा 1.5 दिन दवाइयों के जेर असर सोती रही थी। मगरिब के बाद दिमाग जागा था। जहन ने काम करना शुरू किया तो दर्द से करा उठी। यूँ लगता था हड्डियां कुचली गई हों। जिस्म शल महसूस हुआ था। तकलीफ से लब भींचे थे। जो थोड़ी सी भी ताकत जिसमें बाकी थी जमा करके बोझल पलकें उठाई। धुंधले चेहरे, सफ़ेद छत, पेट में दर्द की टीसें उठी। उसने हाथ को हरकत देना चाही तो तकलीफ से आंखें नम हुई। गर्दन हिलाने की कोशिश की तो गर्दन सख्त पकड़ में महसूस हुई। थक कर वो फिर से आंखें मूंद चुकी थी। उसे 1 घंटे बाद दोबारा होश आया था। इस बार आंखें खोली तो मंजर साफ था। डॉक्टर उस पर झुके हुए आपस में कोई बात कर रहे थे। गर्दन के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त महसूस हुआ। डोंट मूव। असनबी आवाज समात पर गिरा गुजरी। कानों में बीप की तेज आवाज सुनाई दी। सर की नसें फटने की करीब हुई थी। उसने सख्ती से आंखें मीची। मुंह से हल्की सी आह निकली। अलमीरा, कहाँ दर्द है? उसे सारे जिस्म में दर्द था। दर्द काबिल कबूल था, मगर ये आवाज, कोई इसे बंद करे। सर, मेरा सर। लब हिले, आवाज हलक में ही दब गई। वो फिर से सो चुकी थी। उसे मुकम्मल होश 3 दिन बाद आया था। बिना ही आवाजें और बीप की आवाज भी खत्म हो चुकी थी। खामोशी से पलकें झपकती वो डॉक्टर को अपना चेकअप करते हुए देख रही थी। गर्दन हिलाने के काबिल नहीं थी। हाथों की हरकत से दर्द की टीसें काबिल बर्दाश्त थी। कहीं दर्द हो रहा है? पेट में? आवाज इतनी हल्की कि डॉक्टर को अपना कान उसके मुंह के करीब लगाकर सुनना पड़ा। स्टिचेस लगे हैं, थोड़ी तकलीफ होगी। उसे थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। सेहत बहुत ख़राब है इनकी। मुकम्मल ठीक होने तक इन्हें बेड रेस्ट पर रखें। डॉक्टर ने जाने किसको हिदायत दी थी। उसने तो जवाब में किसी की आवाज़ न सुनी। खामोशी से छत को घूरती गई। वो यहाँ कैसे आई? क्या हुआ था? जैसे सवालों के लिए जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर मजीद भी थोड़ी तकरीर करके चला गया। अलमीरा। उसे अपना हाथ किसी के नरम गिरफ्त में महसूस हुआ। यह वो लम्स नहीं था जिसका इंतज़ार था। यह वो आवाज़ नहीं थी जो वो सुनना चाहती थी। आँख के किनारे से उसने सिरहाने खड़ी अदीना को देखा। उन्होंने झुककर उसकी पेशानी को चूमा। डरा दिया था बच्चे। हाँ, अब उसे याद आया था वो यहाँ कैसे थी। वो अमर की गाड़ी में गाड़ी मारने वाली थी। बाइक सवार उसका पीछा कर रहे थे। गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। सारा मंजर किसी फिल्म की तरह जहन की स्क्रीन पर चलने लगा। गाड़ी दीवार से टकराई थी। वो होश में थी। गाड़ी को धकेला गया। वो होश खो बैठी। खाना? लब फड़फड़ाए। अदीना ने अश्कबार होकर उसके हाथ चूमे। खाला, खाना। शहद रंग आंखों में नमी पिघलने लगी। हल्की सी आवाज़ भी साथ छोड़ने लगी। ठीक है अमर, बिल्कुल ठीक है। तसल्ली होने पर उसने सुकून की सांस लेना चाहिए थी कि उसी वक्त जहन में झमाका हुआ। गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए थे। वो गाजी से बात कर रही थी। गाजी ने उसे माँ को मारने की धमकी। अम्मी, खाला, अम्मी कहाँ है? बेचैन निगाहें अदीना पटकी।
अदीना का चेहरा तारीक हुआ। वो सो जाए, कुछ भी और पूछ ले, ये ना पूछें। खाला, अम्मी, मेरी अम्मी, अम्मी से बात करवाएं। जख्मी बाजू से अदीना का हाथ दबोचा। वो पुरनम आंखों से उसे देखे गई। कितना डरी हुई थी वो, कैसी वहशत थी चेहरे पर। हाथ लरसता था, आवाज़ कपकपाती थी। खाला, अम्मी, प्लीज़ बताएं, बात करवाएं मेरी। उसने उठने की कोशिश की तो दर्द से चीख निकली। कई आंसू अदीना के रुखसार भिगोते गए। मुझे तुम्हारे नुकसान का अफसोस है अलमीरा, खुदा उनकी मगफिरत फरमाए। वो एकदम ठंडी पड़ गई, फटी फटी आंखों से अदीना को देखे गई। अदीना ने उसका हाथ थामना चाहा, उसने अपना हाथ छुड़वा लिया। सर को नफी में हरकत नहीं दे पाई, लब फड़फड़ा कर रह गए। आंसुओं का रेला चेहरा भिगो गया। वो कैसे? माँ अलमीरा को मार सकती थी, खुद कैसे मर सकती थी? वो नहीं, वो कैसे? अम्मी नहीं। मुंह से सिसकी निकली। लरसता हुआ हाथ आंखों पर रखकर वो रो पड़ी थी। बहुत रोई थी अलमीरा, बच्चों की तरह फूट फूट कर। अदीना के लिए उसे संभालना मुश्किल हुआ। मैं दुआ करती थी खाला, खुदा मेरी माँ का दिल मेरे लिए नर्म कर दे। मेरी दुआएं खाला। दुआएं ज़ाया नहीं होती अलमीरा। लेकिन माँ तो चली गई ना, बाबा, आगा जान, और अब माँ। अलमीरा तीसरी बार यतीम हो गई। मोहब्बत से यतीम अलमीरा। मैंने नहीं मारा, प्लीज़ कह दें, मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। वह दर्द से बिलक गई। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है बच्चे। मुझे उन पर गुस्सा आता था, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा वो मर जाए। मैं कैसे? उसकी हालत इस कदर बिगड़ी कि अदीना को डॉक्टर्स को बुलवाना पड़ा। वो इतना रोई कि उसे दवाइयाँ देकर सुला दिया गया। सब्र आने में वक्त लगना था। मेरा सब्र कर करके थक सी गई थी। खाना कहाँ है? हफ्ते बाद भी वो नजर न आए तो पूछ लिया। माँ का गम था, फिर गम बांटने को वो मौसर ना थे, तो तबीयत में बेहतरी आने के बजाय दिन ब दिन मजीद कमज़ोर होती जा रही थी। अलमीरा ज़्यादा वक्त सोई रहती थी, मंजर धुंधला और आवाज़ें गड़मड़ रहती। एबटाबाद। जवाब शेरदिल ने दिया। माँ के जनाजे पर गए थे शेर तुम? अमर तो नहीं गए होंगे। शेरदिल ने ठहर कर उस रोई रोई सी अलमीरा को देखा, फिर सर नफ़ी में हिला दिया। मैं नहीं जा पाया, लेकिन खान गए थे। वो सुन रह गई। कितनी ही देर चुप रहने के बाद दोबारा बोली तो उन्हीं का पूछा, यहाँ क्यों नहीं आते वो? आप जब तक बेहोश थी आपके पास ही थे, फिर इमरजेंसी में जाना पड़ा, आ जाएंगे। खफा है मुझसे तभी नहीं आते। खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाई। तुम भी खफा हो मुझसे? शेरदिल तलखी से सर झटका। क्या फ़र्क पड़ता है, आपने तो हमेशा अपनी मनमानी करनी है। अपनी जिद के आगे हम आपको नज़र कब आते हैं? सब उससे खफा थे, माँ की मौत का लिहाज करके कुछ नहीं कह रहे थे बस। सॉरी। आंखें भर आईं। आपको खान पर ज़रा एतबार नहीं? वो 19 साला अमर नहीं है जिसने आपको बचाने की खातिर खुद को मौत के मुंह में धकेला था। वो 32 साला प्रैक्टिकल आदमी हैं जिन्होंने जज्बात में आकर अपनी गाड़ी आपकी गाड़ी के आगे नहीं रोकी थी। अलमीरा खानम, उन्हें अंडरपास बंद करवाया था। गाड़ी रुकवाने के लिए अंडरपास से ज़्यादा महफूज जगह कोई नहीं थी। अभी 20 मिनट तक वो आपको नजर नहीं आए थे। उनकी गाड़ी की डायरेक्शन, अंडरपास पर रखे हुए बैरियर्स, वहाँ खड़े किए गए वो पुलिस एहलकार, सब कुछ तैयार करवाया था उन्होंने, और आपने सिर्फ उनकी गाड़ी में अपनी गाड़ी मारनी थी। जानती हैं, आपको एक खराश ना आती और खान को महज चंद मामूली चोटें, किसी की जान को खतरा नहीं था। फिर क्यों नहीं सुनी आपने किसी की बात? हम लोग गए जहन्नुम में, खान की बात तो मान लिया करें। वो बोलता गया। अलमीरा खामोश आंसू बहाती गई। बात अमर पर यकीन की थी ही नहीं। बात यह थी कि उसे अपनी माँ और खाना में से किसी एक को चुनना था, और उसने अमर को चुना था। वो ये बात बता सकी न बताने का इरादा रखती थी। अमर को तो कभी नहीं। आई एम सॉरी। हल्की सी सिसकी। शेरदिल बेबसी से गहरा सांस भर कर रह गया। कमरे में आते अदीना उसे रोता हुआ देखकर उसकी तरफ लपकी। आप रो क्यों रही हो? नहीं कहता कुछ। आंखों पर हाथ रखे हुए वो रोती गई। अलमीरा खानम, एक और आंसू गिरा तो खान के साथ एबटाबाद जाकर बैठ जाऊंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको अपनी। उसने तेजी से अपने गाल रगड़े, मगर आंसू थमते थे भला? डांटा है तुमने? उसका सर सहलाते हुए अदीना ने शेरदिल से पूछा। गलती हो गई, जज्बात में आकर सुना दिया। अब चुप ही नहीं कर रही है। खान ने देख लिया तो जान निकाल देंगे मेरी। जिन्हें अलमीरा को रुलाने पर शेरदिल की जान निकालनी थी। अलमीरा ने एक दिन उनकी हल्की सी झलक देखी थी। कोई मेहमान आए थे शायद। कमरे में शोर सा था।
कई घंटों की बेचैन नींद के बाद उसने मुंदी मुंदी आंखें खोली तो दिमाग चकरा रहा था। धुंधला मंजर वाज़ेह हुआ तो उनकी पुष्ट दिखाई दी, सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस। अमर। उसने उन्हें बुलाना चाहा मगर आवाज़ अंदर ही दब गई। वो किसी मेहमान से मुआनका कर रहे थे और अलमीरा को बहुत रोना आया था। जाग गई हो? अदीना की आवाज़ पर अमर ने पलटकर उसे देखा। बस एक नज़र, सर्द मेहर बेरुखी झलकाती, बरहम और खफा निगाहें। अदीना उसके आगे आई और जब तक वो हटी अमर जा चुके थे। बोझल पलकों का पर्दा गिरते ही मंजर अंधेरा हो गया। अगली सुबह उसे पेट में शदीद दर्द था। डॉक्टर मुसलसल एक ही बात कह रहे थे कि स्टीसिस की वजह से है। सारा दिन दर्द में मुब्तला रहने के बाद रात में पेट का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। वो गहरी नींद से उठकर चीखी थी, तड़पते हुए हाथ पांव मारने की कोशिश की। डॉक्टर आए, स्टीसिस देखे तो इन्फेक्शन हो चुका था। इसी वक्त आराम की दवाई दी, एंटी इन्फेक्टिव लगाया। वो दर्द से कराती हुई सारी कार्रवाई देखती रही। नर्स जख्म साफ करती रहेंगी, आप हर 2 घंटे बाद ये एंटीबायोटिक क्रीम लगा दीजिएगा। दर्द बढ़ेगा तो फ़ौरन बुलाना है। किसी को तलकीन की गई। फिर गहरी खामोशी। सन्नाटे में उसके सिसकने की आवाज़ सुनाई देती, रोने की, फिर कराहने की। ठीक है सब। अफीम का काम क्या था उस शनासा आवाज़ ने? बंद होती आंखों से उसने उनका चेहरा देखने की कोशिश की। दवा ने असर दिखाया और आंखें बंद हो गईं। रात के तीसरे पहर बुखार चढ़ गया, जिस्म आग जैसा देखने लगा। डॉक्टर ने आकर इंजेक्शन लगा दिया। ठंडे पानी की पट्टियां माथे पर महसूस हुई। ड्रिप स्टैंड पर चढ़ी हुई थैली से सफ़ेद माया कतरा कतरा जिस्म में उतरता गया। गुलनार पेशानी पर पसीना फूटा, गर्दन भीग गई। वो सारा वक्त हल्का हल्का सिसकती रही। हर थोड़ी देर में नींद टूट जाती थी। बिना ही धुंधलाई रहती। अंधेरे में तन्हाई का एहसास होता तो रो देती। सिसकियाँ सुनकर वो मुतवज्जा होते, यही हूँ। बस यही सुनना होता था। आंखें बंद कर ली जाती, वो यहीं थे। जिसमें उतरता पानी सुकून बन जाता। जिंदगी की तवील तरीन रातों में से एक और रात कट गई थी। सुबह सूरज चढ़ा तो आँख खोली, अमर जा चुके थे। अमर ने जो ऑपरेशन शुरू करवाया था उसके नतीजे में सारे मुल्क में हंगामा आराई बर्पा हो गई थी। एक दिन में कई कई जगह पुलिस छापे पड़ रहे थे। छोटी बड़ी पुलिस चौकियों पर सिक्योरिटी सख्त हो गई थी। किसी को सर खुजाने की फुर्सत ना थी। घर जाने का वक्त नहीं मिला था, मगर 2 घंटों का सफ़र करके हफ्ते में 3 रातें अलमीरा के पास गया था वो सोई रही और अमर ने उसे जगाया न जगाना चाहा। अदीना बता रही थी कि जागती थी तो बस रोती थी, आंखें नम रहती, बोलते हुए आवाज़ भर आती थी। बहुत कमज़ोर हो गई थी वो, चेहरा पीला पड़ गया था, होठ खुश्क, आंखें मुतवर्रम। उसकी हालत देखकर अमर का दिल कटता था। गाजान से पहले निहाल को आग लगाना चाहता था वो, वही निहाल जिसे 24 घंटे थाने में रखकर अदालत में पेश किया गया और फिर वहाँ से जेल भेज दिया गया। उस दिन भी अमर पुलिस चौकी पर खड़ा अहकामात जारी कर रहा था जब मोबाइल पर अदीना की कॉल आई। वो मोबाइल कान से लगाए हुए हुजूम से हटकर अपनी गाड़ी में आ बैठा। जी अदीना, मेरा ठीक है? छूटते ही पूछा। दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। अमर को ज़रा देर न लगी थी उस खामोशी को पहचानने में। दिल पर एकदम ही बोझ सा आ गिरा। काश कॉल न उठाई होती। दोनों तरफ छाया हुआ सकूत एक सिसकी से टूटा। अगले ही लम्हे वो रो पड़ी थी, बेतहाशा, बिलक बिलक कर। अमर आंखें मीच कर सर सीट पर टिका गया। मीरा, जाना बस करो, थक कर कहा। वो अपनी मर्जी से चुप हुई। क्यों नहीं आते? रुंधी हुई आवाज़ में पूछा। बहुत बखेड़े हैं इधर, फुर्सत मिलती है तो चक्कर लगाता हूँ। आप रो तो नहीं? बहुत बेबस महसूस कर रहे थे वो दोनों। अमर उसे गले लगाना चाहते थे, अलमीरा उनकी बाहों में सिमटना चाहती थी। उसे और रोना था, अमर को उसका सर थपकना था। मुझे माँ याद आती है खाना, बहुत ज़्यादा। इतनी ही जिंदगी थी उनकी, उनके लिए दुआ किया करें। मैंने नहीं मारा, मैंने किरण को भी नहीं मारा था और मैंने माँ को भी नहीं मारा। मैं सच कह रही हूँ, उस रात मैं जल्दी में थी और उस शाम भी मैं बस आपको बचा रही थी। मैं क्यों किसी को मारूंगी खाना? हाँ, तुमने नहीं मारा, तुम नमाजें पढ़ती हो, क्यों लोगों की लघु बातों पर कान धर रही हो? जान लेने का इख्तियार खुदा का है, उसे अपने हाथ में मत लो। वो नरमी से फिक्र से उसे समझाते गए और वो आंसू गिराती हुई उन्हें सुनते गई। मुझे डर लग रहा है, मैं आपको नहीं खोना चाहती। सब मर जाते हैं, मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकती। मेरा जाना वाला अंदाज, मौत बरहक है, सबको आनी है, उसे खुद से मुंसलिक करके खुद को तकलीफ ना दो। क्यों हलकान करती हो यार खुद को? आप आ जाएं, मुझे आप चाहिए और कोई नहीं। जिद्दी, हठ धर्म, मगर प्यारे बच्चे सा अंदाज। आता हूँ, तुम ख्याल रखो अपना।
सेहत पर तवज्जो दो, जल्दी ठीक हो जाओ। उस वक्त अमर को अपनी बेबसी पर हंसी आई थी। सोचा था बात नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं। अब बैठकर उसे तसल्ली दे रहा था। मेरा के मामले में दिल के हाथों इतना मजबूर क्यों हो जाता था अमर? आप मुझसे खफा हैं? बहुत। मैं मना लूंगी आपको। आप कब आएंगे? बहुत यकीन था उसे खुद पर या अमर की मोहब्बत पर। आ जाऊंगा, दुआ करना तुम। अलमीरा ने फिर अमर के लिए बहुत दुआएं की, इतनी दुआएं कि वो चले आए थे। उसने कभी जिंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया था कि उसके हुक्म पर जिस जगह लोगों को अमर भंवर में बरसों के लिए कैद कर दिया जाता था, वो एक दिन खुद उसी जगह खड़ा होगा। सेशन कोर्ट का साबका जज निहाल जहांगीर सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस, गिरेबान के 2 बटन खुले हुए सतून से लगकर खड़ा हुआ, गहरी नजरों से दूर ही दूर तक फैले हुए खाली मैदान को तकता जहाँ कैदियों को चहलकदमी के लिए लाया जाता था। फिलवक डिस्ट्रिक्ट जेल एबटाबाद में वो अकेला ही हाई प्रोफाइल कैदी था, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसे अलग सेल में रखा गया था। सेल के बाहर हम वक्त ही सिपाही खड़े रहते थे और सीसीटीवी की नज़र उस पर रहती। उसे चहलकदमी के लिए लाया जाता तो सिपाही साथ होते और आम कैदी उसके आने से पहले ही वापस अपने सेल्स में भेज दिए जाते थे। ये सानिया पिछले दिनों हुआ था। उसकी हिफाजत के लिए जो सिपाही सेल के बाहर खड़े थे, उन्हीं में से एक के बेटे को मौत की सज़ा सुनाई थी। निहाल जहांगीर ने चंद दिन उसके मामूल पर नज़र रखने के बाद एक रात वो किसी तरह कैमरा बंद करके निहाल के सेल में चला आया था। जेल आते ही निहाल को जिनका सामना था वो बदतरीन खदशात उस रात दुरुस्त साबित हुए थे। वो सिपाही सोए हुए निहाल पर चढ़ आया। तकिया मुंह पर रखे जाने से ऑक्सीजन का रास्ता रुका तो निहाल ने मुजाहिमत के तौर पर दोनों हाथों से उसके बाल नोचे, पुश्त पर मुक्के रसीद किए। वो भारी वजूद फिर भी न हटा तो उसने अपनी टांग उसकी टांगों के बीच में मारी थी। वो दर्द से चीख कर पीछे हटा। निहाल ने मौका देखते ही उसे पीछे धकेलकर बिस्तर से छलांग लगाई और उसके गर्दन दबोच ली। वो पैदल पर कई मुक्के उसे मारता गया। गाढ़ा खून फर्श पर कतरों की सूरत बहता गया। अगले लम्हात में वो भारी वजूद फर्श पर ढहसा गया। लहूलुहान हाथ लिए निहाल ने फर्श पर बैठते हुए दीवार से टेक लगा ली। सुपरटेंडेंट को खबर होने तक सिपाही बेहोश हो चुका था। निहाल जहांगीर ओहदे का दबदबा था कि सुपरटेंडेंट उसे कैदी नंबर से नहीं नाम से पुकारता था। आवाज पर सीने पर हाथ बांधे हुए पलटा। जेलर ने सरता पैर उसका जायजा लिया। माथे पर गिरते बाल, हल्के से मटियाले रंग में बदलती सफेद कमीज जिसके खुले गिरबान से गर्दन में पहनी हुई बारीक और नफीस सिल्वर चेन झलकती थी। वो सूटेड बूटेड शख्स उस लापरवाह होलिये में भी बेहद पुरकशिश लगता था। चौकन्ना और बहुत शातिर सा। उसके नाक पर लगी सनी प्लास्ट कल रात हुए सानिया का मुंह बोलता हुआ सबूत थी। उस सिपाही को मौतिल कर दिया है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसकी हिफाजत के लिए मजीद सिपाही मुकर्रर कर दिए गए, मगर जाने कौन सा खौफ था जो उसे अब रातों में सोने नहीं देता था। सेल का अंधेरा आंखों को चुभता था। खामोशी चींटियों की मानिंद जिस्म को काटती थी। अदालत, हेड सेवर्स, निहाल के क्लोन्स, कत्ल वगारत, बाइक्स, उन सब के सहारे वो जिन आवाज़ों से छुटकारा चाहता था, जिन यादों से फरार मतलूब थी, सेल की तन्हाई में सब किसी आसेब की तरह चिमटने लगे थे। वो ज़्यादा वक्त यहाँ से निकलने की, अमर को गिराने की तदबीर बनाता था, मगर वो थोड़ा सा वक्त, बहुत ज़रा से लम्हे निहाल की जान निचोड़ लेते थे। जब वो सिसकियाँ सुनता था एक बच्चे की, और वो तकलीफ महसूस करता था अपने फटे होंठ और गालों पर आए हुए जख्म से। सेल में निहाल जहांगीर तन्हा था, मगर रात के तीसरे पहर पसीने में शराबोर वो अक्सर उन हाथों को अपने वजूद से परे करता नजर आता था जो बच्चों से उनकी मासूमियत छीन लेते हैं। शहर के बिगड़ते हुए हालात संभलते थे, ना दिल जो इस्लामाबाद में अटका था। नींद करने की फुर्सत ना थी, लेकिन अगर घंटा 2 घंटा मिल जाते तो करवटें बदलते वक्त गुजर जाता। और शाम तमाम काम देखकर वो सांस लेने की खातिर इस्लामाबाद के लिए निकल गया था कि मजीद यहाँ रहना यानी जान पर जुल्म था। गाड़ी इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल हुई तो उसने अदीना को कॉल कर ली। रस्मी अलेक सलेक के बाद उसका पूछा, जिससे अरसा हुआ चैन, सुकून, नींद, खुशी सब मशरूत हो गए थे। अभी क्या कर रही है? शेर दिल के साथ तुम्हारी बुराइयाँ। सोएगी कब? तमीज़ से अस्पताल आ जाओ अमर। अदीना ने डपटा। बताए ना कब सोएगी, फिर आऊँगा। अड़ियल अंदाज। मगरिब के बाद आ जाना। उसने कॉल बंद कर दी। शायान से नेहा का पता लेकर आधे घंटे बाद वो नेहा के अपार्टमेंट के बाहर पार्क में बैठा हुआ था। गाजी अपना दोस्तों के साथ झूले झूल रहा था, हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े। बेंच पर बैठी नेहा
استفहामिया नजरों से बराबर में बैठे हुए अमर को तकती थी। दरमियान में फासला कायम करके बैठा वो बावकार मर्द, पाँव में 20 लोफर्स, सफेद प्लेटेड पैंट पर 20 टी शर्ट, हल्के कत्थई रंग की स्वेट जैकेट और माथे पर फिसलते हुए सिया बाल। चेहरे पर गजब की संजीदगी थी। नेहा मौद्दीप सी होकर खुद में सिमटी। उम्र क्या है इसकी? उसकी नजरें गाजी पर थीं। 6 साल। आपने अडॉप्ट कब किया था? 5 साल पहले। तब कोई नाम नहीं था इसका? नहीं, कचरे के ढेर से मिलने वाले बच्चों के नाम होते हैं। बोलते हुए नेहा के चेहरे पर तकलीफ झलकी तो सुकून अमर का भी गारत हुआ। उसने ठंडी सांस भरकर गर्दन घुमाई। जची तुली निगाहों से नेहा की आंखों में झांका। गाजी ही क्यों? गाजी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा मसीहा। वो ना होता तो मैं यतीम खाने में ही मर चुकी होती। आपका ये मसीहा कई मासूम जानों का कातिल भी है, जानती हैं आप? मेरे मुजरिम के बजाय मैं मर गई होती, क्या ये ज़्यादा बेहतर था दुनिया के लिए? तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों पर रेंग गई। बुराई को मिटाने के लिए बुरा बनना भी दुनिया के लिए बेहतर नहीं है नेहा। और जब अमर को किसी को अपनी तरफ मतवज़ा करना होता या अपनी बात मनवानी होती थी तो बड़े एहतराम से बहुत धीमे आवाज़ में मुकाबिल का नाम लेता था। फिर सारी तवज्जो उसके नाम होती। उसकी बात को रद्द करना नामुमकिन ठहरता। जो आपके साथ हुआ मुझे उस पर अफसोस है, मगर जो गाजी ने किया है उसे जस्टिफाई करना घर घर में मुजरिम पैदा करने के मुतरादिफ होगा। आपका बेटा गाजी के मुल्क के नामवर गुंडों को चौराहे पर लटका कर आपकी नज़रों के सामने उन्हें गोलियों से भून दे, क्या तब आपको उसके हाथों पर लगे हुए खून से खौफ नहीं आएगा? क्या आप ये नहीं सोचेंगी कि गाजी बहुत मासूम था, उसे मासूम ही रहना चाहिए था? उसका दिल बहुत नरम था, मगर जिस खून से उसने अपने हाथ रंगे हैं उसके बाद उसे अच्छाई नहीं बुराई रागिब करेगी। वो इस दलदल में फंसता जाएगा। क्या गाजान के साथ यही नहीं हुआ? क्यों लोग एक के बाद दूसरे तीसरे कत्ल भी करते चले जाते हैं? नेहा, जुर्म की दुनिया बहुत लज्जत भरी है। जो एक बार दाखिल हुआ वो बाहर निकलना भूल जाता है। कभी भी अपने ट्रॉमा को बुनियाद बनाकर उस दुनिया में कदम रखने को जस्टिफाई मत कीजिएगा। बुराई का जवाब बुराई से देना आपका फैसला है, वरना लोग बदतरीन जिंदगी गुजार कर भी अपने अंदर के इंसान को मरने नहीं देते। उसका बाप उसे जानवरों की तरह मारता था। उस नर्स के हाथ मुझे आज भी अपने जिस्म पर महसूस होते हैं। आप ये सब जानकर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे? उस छोटी आंखों वाली लड़की की आवाज़ भर्रा गई। मैं फिर भी यही कहूँगा। इतने अज़म से कहा। नेहा को गुमान हुआ कि उसकी पुश्त पर भी निशान है और उसने अपने बाप की जान भी नहीं ली। आपको पता है नेहा, मेरे पास 2 रास्ते थे। मैं अपने मुजरिम के पीछे चल पड़ूं या उसके मुखालिफ सिमत पर। उसके पीछे चलता तो उसे जहन्नुम में धकेल कर खुद भी उस जहन्नुम में जाता। मुखालिफ रास्ता तकलीफ दे है। मैं आज तक खाली हाथ हूँ, मगर मुझे ये मालूम है कि मरने के बाद हम दोनों की मंजिल एक नहीं होगी। आपके साथ गलत हुआ तो आप पर लाजिम नहीं है कि जवाब में आप भी गलत करें। मैं माफ़ करने का नहीं कह रहा, मैं दरगुजर का कायल भी नहीं हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर मुजरिम आज़ाद घूमते हैं। मैं फिर भी यही कहूँगा कि फ़ैसला अदालत को करने दें। इस दुनिया में ना सही, आखिरत में आपको इंसाफ मिलेगा। इतना सब्र कर लें कि खुदा के पास शिकायत लेकर जाएं तो आपका नाम भी जालिमों की फहरिस्त में ना हो। मेरी बात समझ में आ रही है नेहा? गाजी को अदालत ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा सुनाएगी? बहुत देर चुप रहने के बाद पूछा। कम से कम सज़ाए मौत। वो लब भीज गई। भीगते रुखसारों को हथेली से साफ किया। वो इस दुनिया में भी तकलीफ सहे, नफरत झेले और अगली दुनिया में भी। वो तो बेकसूर था अमर साहब। कानून हाथ में लेकर उसने अपनी जान पर जुल्म किया है। वो कभी भी बेकसूर नहीं था। अगर कभी वो मुझे मिला, मैं फिर भी आपको नहीं बताऊंगी। अमर गहरी सांस भरकर बेंच से टेक लगा गया। गाजान के मारे कभी भी उसके मुतालिक कुछ नहीं बताते थे। मामू के हाथों मार खाने वाला बच्चा नहीं बताएगा कि उस रात वो जिस गाजान से मिला उसकी आंखों का रंग क्या था। नेहा भी खामोश रहेगी। ठीक है, मत बताइएगा। नेहाल का तो बता सकती है ना? नेहा चौंक सी गई, उलझन से माथे पर बल पड़े। निहाल का गाजी से क्या ताल्लुक? ये तो आप बताएंगी। यतीम खाने के निगरान आलमगीर समेत मैं जितने भी अफराद से मिला उनमें से कुछ गाजान से वाकिफ थे, कुछ निहाल से। सिर्फ आप हैं जिनका दोनों से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। वो बताएं, निहाल और गाजान का आपस में क्या ताल्लुक है? वो चंद पल शिशोपंच में मुब्तला रही। नीम व लब बार बार बंद किए, गोद में रखे हाथों को रगड़ा। अमर तहम्मुल से उसकी हर हरकत को देखता गया। गाजी को अडॉप्ट कर लिया गया था, फिर हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई।
यतीम खाना बंद हुआ तो हमें दूसरे यतीम खाने में मुंतकिल कर दिया गया था। मेरी ज़हनी हालत अच्छी थी, न जिस्मानी। सबको लगता था मैं मर जाऊंगी या पागल हो जाऊंगी, मगर मैं जिंदा रही कई साल। फिर निहाल आया था, मुझे ज़िंदगी की तरफ वही वापस लाया था। वो मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा मसीहा। आखिरी अल्फाज पर वो खुद चौंकी। गाजान के मुतालिक भी तो यही कहा था उसने। गाजान और निहाल में कोई मुश्तरका बात? मेरे निजात दहंदा हैं दोनों, मेरे अच्छे दोस्त, और दोनों की पुश्त पर तशद्दुद के निशान हैं। अमर ने बायां आबरू उचकाया। आप कह रही हैं निहाल भी चाइल्ड एब्यूज़ का विक्टिम है? वो नहीं बताता, मगर उसकी बातों से झलकता है कि उसे ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं। मगर वो गाजी जैसा नहीं है, उसने किसी को नहीं मारा, वो कातिल नहीं है। निहाल के मुतालिक कोई भी ऐसी बात जो आपको गैर मामूली लगती हो? उसने कभी अपने बचपन का आपसे जिक्र किया? नहीं, बस उसे बच्चे बहुत पसंद हैं। आपको पता है, स्वीट होम का सारा खर्चा वही उठाता है। मैं भी वहाँ गई हूँ, वहाँ हर बच्चे की निहाल से बहुत बनती है। वो बहुत नरम दिल है और पोलाइट, और जाने क्या बात डरा रही थी उसे कि वो निहाल की अच्छाइयाँ गिनवाती गई। अमर तसल्ली से सुनता गया। चंद मजीद सवालात के बाद जब वो उठने लगा तो गाजी उनकी तरफ भागा चला आया था। अमर ने पुरतपाके से मुस्कुराते प्यार से उसे अपने बाजुओं के घेरे में लिया। इतने प्यारे बच्चे हो आप, सच में प्यारे हो या मुझे लग रहे हो? वो झेप गया। नेहा मुस्कुराई। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। वाह भाई, हमारा गाजी तो बहुत काबिल है। तोहफा दूं आपको? कहकर अपनी जैकेट की जेब खंगाली, फिर मुट्ठी बंद करके गाजी के आगे की। बताओ क्या है? टॉफी? अमर ने सर नफी में हिलाया। जेली? मेरी वाइफ की फेवरेट चॉकलेट। मुट्ठी खोल दी। गाजी ने तंदुरी से चॉकलेट उठा ली। थैंक यू अंकल। वो मुस्कुराया तो अमर ने प्यार से उसके बाल सहलाए, फिर उसके गालों पर प्यार करके जाने के लिए उठ गया। ख्याल रखिएगा अपना भी और गाजी का भी। अलविदाई निगाह दोनों पर डालकर पैंट की जेबों में हाथ डाले वो आगे बढ़ गया। पीछे बेंच पर बैठी हुई नेहा गुमसुम नजरों से उसे ज़्यादा देखती रही। मामा, वो अंकल कौन थे? पता नहीं। मामा, वो अच्छे अंकल थे। मालूम नहीं। उसकी बातें तो अच्छी थी, मगर निहाल का दिल जिन्हें मसीहा कहता था, अमर उन्हें कातिल कहकर गया था। गाड़ी में बैठकर उसने सुपरिटेंडेंट को कॉल की थी। तफसील में उसे काम समझाया, फिर खावर को अस्पताल चलने का कहकर सर सीट पर टिका दिया था। ओके जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और मुझे तो यही एपिसोड इतना अच्छा लग रहा है, मतलब इसकी स्टार्ट ही ऐसा हुआ था जैसे एंड होता है बाकी एपिसोड्स का। और मैं इस बात का वेट कर रही थी कि अब अमर निहाल के साथ क्या करेगा, क्योंकि जो किया था निहाल ने तो सिर्फ उसकी कंपनी बंद करवाने से मुझे नहीं लग रहा था कि हाँ सही होता। कुछ अच्छा सा करना था। और वाकई मतलब क्या ही कहूँ मैं निहाल का ये हशर देखकर। और जैसा कि उसने कहा है कि अलमीरा की ममा को भी उसी ने मारा है। अभी भी मैं बीच में ही घूम रही हूँ कि ये गाजान है या नहीं, क्योंकि हर चीज़ इसकी तरफ जा रही है गाजान की। और राइटर इतना सिंपल नहीं लिखेंगी कि यही गाजान है, शुरू से हिंट दे रही हैं। तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ और मैं चाह रही हूँ कि ये गाजान ना हो तो और भी मज़ा आ जाएगा एंड में। और एंड से याद आया कि इसके सिर्फ अब 2 एपिसोड और आएंगे, क्योंकि ये एंड होने वाली है नॉवल और ये 8th एपिसोड है। तो 9 और 10th एपिसोड होंगे सिर्फ। तो अब आप बताएं कि एपिसोड कैसा लगा। और अलमीरा की मम्मा की मर्डर हो गया है, मुझे बहुत खुशी हुई थी। मतलब शुरू से इतना उन्होंने टॉर्चर किया था अलमीरा को, मुझे इतना गुस्सा आता था, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हाँ, रोई थी अलमीरा क्योंकि उसकी मम्मा थी, लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे तो। कि शुक्र है आप जल्दी से अमर के फादर को भी दिखा दें, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मारा है, कुछ टॉर्चर तो करते। तो मैं नहीं चाहती कि अमर के फादर की इतनी सिंपल सी डेथ हो, कुछ अच्छा सा होना चाहिए जैसे निहाल के साथ हुआ है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और अभी तो ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, बाकी कम से कम 6 पार्ट होंगे इस एपिसोड के, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है ये, अब तक का सबसे लॉन्ग है। तो शायद 6 होंगे या उससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन कम तो नहीं होंगे। बाकी आपको कैसा लग रहा है एपिसोड तो बताना ज़रूर, और सब्सक्राइब भी कर लें, अब तो एंड होने वाला है नॉवल का। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।